वेलकम टू वरंडा आईएएस। वरंडा आईएएस के करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। हर दिन दुनिया के कोने कोने से कुछ ना कुछ ऐसे होता है जो यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। हमारा काम है उस इम्पोर्टेंट इश्यू को समझना और सिंप्लीफाई करना आप सभी के लिए। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टेक अ शार्प लुक एट सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स, जिनके पीछे सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि पूरा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का कनेक्शन छुपा होता है। और याद रखिए, यूपीएससी सिर्फ याद करने वालों का एग्जाम नहीं होता, ये एक एग्जाम है उनका जो सोचने की आदत डाल चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक नए अप्रोच के साथ, एक नए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, एंड सबसे ज्यादा जरूरी है एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव के साथ। These are the few topics that made headlines today in newspaper. We will go one by one in depth to understand the context behind all the issues we have taken. So let's begin. This is Supriya. Welcome to Veranda IAS. So let's begin with the next issue. इकोनॉमी को एक कार समझिए, जब स्पीड स्लो हो जाती है एक्सेलेरेटर दबाना पड़ता है ना। तो आरबीआई ने अभी वही एक्सेलेरेटर दबाया है। रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करके 5.5% पे लाया गया। साथ ही कैश रिजर्व रेशियो जो है को उसको भी 100 बीपीएस से रिड्यूस कर दिया है। ये दोनों स्टेप्स मिलके मार्केट में 2.5 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी इंजेक्ट करेंगे दिसंबर 2025 तक। इसका मतलब क्या है? सिंपल है, बैंक्स के पास ज्यादा पैसे होगा और वो ज्यादा लोन्स दे सकेंगे। बिजनेस और कंज्यूमर्स को अल्टीमेटली ग्रोथ को बूस्ट मिल सकता है। और एक और बड़ी बात है, आरबीआई का जो पॉलिसी स्टांस है अकोमोडेटिव से न्यूट्रल हो गया है। इसका मतलब आरबीआई अब वेट करेगा और सिचुएशन देख के नेक्स्ट स्टेप लेगा, ना कुछ ओवरली सपोर्टिव ना कुछ मोर रेस्ट्रिक्टिव बनाएगा। बैकग्राउंड में जाएंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है 2025 में ये तीसरा रेट कट किया है। पहले दो बार भी 25 के बीपीएस के इस हिसाब से कट कर चुके हैं। ये मेजर्स इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ को रिवाइव करते हैं और बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो 2020 के जो कोविड में इसके बाद जो रेपो रेट का शार्प कट हुआ था, अब इससे क्या हुआ था, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को हमने रिवाइव करने की ट्राई की थी। अगर if I have to give you some very short explanation, रेपो रेट माने जो इंटरेस्ट रेट होता है at which RBI lends to the bank. कैश रिजर्व रेशियो होता है जो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक शुड कीप विथ आरबीआई। अब उसका मतलब ये होता है ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का कि इससे लिक्विडिटी बढ़े मार्केट में। लिक्विडिटी बढ़ने पर लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो जाता है विच विल लीड टू हायर ग्रोथ पोटेंशियल। अब हम समझते हैं कि आरबीआई जो है इन टूल्स का इस्तेमाल करता कैसे है और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में उसका एक गोल होता है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच के एक सस्टेनेबल बैलेंस को बनाए रखने का। इसमें सबसे पहला और फेमस टूल होता है रेपो रेट। ये एक बहुत ही क्वांटिटेटिव मॉनेटरी टूल है जिसके थ्रू आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म पैसा उधार दे देगा। जब रेपो रेट कम होता है, बोरोइंग सस्ती हो जाती है और बैंक्स आसानी से रेट पे लोन दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों बढ़ जाते हैं। दूसरा टूल है कैश रिजर्व रेशियो। अब ये एक रेगुलेटरी लिक्विडिटी टूल है जिसमें बैंक्स को अपने कुछ डिपॉजिट्स जो है आरबीआई के पास रखने हैं, कैश में रखना पड़ता है मोस्टली। तो जब सीआरआर रिड्यूस होता है तो बैंक के पास ज्यादा पैसे अवेलेबल होता है, जिससे क्रेडिट फ्लो इंप्रूव हो जाता है इकोनॉमी में। सोच के देखिए, अगर बैंक के पास 100 रुपए है और सीआरआर 4% पे है तो बैंक को ₹4 जो है आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अगर सीआरआर 3% हो गया तो जो 1 रुपया बचता है वो फ्री हो जाएगा। वो क्या करेगा, बैंक आगे लोन देने में यूज कर लेगा। अब मल्टीप्लाई दिस अक्रॉस ऑल बैंक्स और लिक्विडिटी का तो बहुत ही इंसर्ज हो जाएगा। इफ वी ऑलवेज यू ऑलवेज रिमेंबर, ये जो रेपो रेट, सीआरआर जैसे टर्म्स होते हैं, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट बाय हार्टिंग द टॉपिक्स,
अभी ये जो रेपो रेट या सीआरआर है, इसका अगर आप मैकेनिज्म समझे, इसके इम्प्लीकेशन समझेंगे, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। रेपो रेट होता है जहां पे एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट फ्रॉम आरबीआई बोल सकते हो। इससे सीधा इफेक्ट लोन के इंटरेस्ट रेट पे पड़ता है। इफ वी टॉक अबाउट सीआरआर, जो ये रिजर्व होते हैं मेंटेन बाय बैंक्स विद आरबीआई, ये डायरेक्टली इम्प्लीकेट करता है लिक्विडिटी को। ये सारे टूल्स को जो एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो ये है कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा और एक बहुत ही ग्रोथ को एनकरेज करेगा, रिवाइव करेगा। तो अब तक हमने देखा कि आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर में कट करके लिक्विडिटी को इंक्रीज कर दिया है। अब ये स्टेप्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट क्या होगा, लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहला इम्पैक्ट होगा कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। कस्टमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, सीपीआई होता है, वो प्रोजेक्शन 26 के ईयर को 3.7 रखा गया है, जो कि टारगेट बंद, मतलब वो जो टारगेट बैंड होता है उसके अंदर है। मतलब आरबीआई इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रखते हुए ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। ये मॉनेटरी बैलेंसिंग का एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। दूसरा इफेक्ट होगा इंक्रीज लिक्विडिटी में। जो अमाउंट ऑफ मनी इंजेक्ट होगा इकोनॉमी में, तो वो क्रेडिट के तौर पे अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। इसका सीधा मतलब है लोन्स लेना आसान होगा और बैंकिंग एक्टिविटी भी बहुत एक्टिव हो जाएगी। तीसरा बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है बूस्टेड इन्वेस्टमेंट। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में इंक्रीज होती है। अभी एग्जांपल के तौर पे एमएसएमईज कैन नाउ टेक चीपर लोन्स एंड एक्सपैंड कैपेसिटीज। और चौथा और बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट क्या एस्पेक्ट रहेगा, रूरल डिमांड रिवाइवल। चीपर क्रेडिट से एग्रीकल्चर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। ये रूरल इंडिया के लिए इकोनॉमिक पुश जैसा काम करेगा, जो कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा। आरबीआई ने फोरकास्ट दिया है कि जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.5 तक जा सकता है। आरबीआई का स्टांस न्यूट्रल है, मतलब ये ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, मॉनसून पैटर्न्स और यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी पे भी नजर बना के रखा हुआ है। इन्फ्लेशन कंट्रोल का जो टारगेट है वो 3.7 है। जो ये एक्स्ट्रा मनी इंजेक्ट होगी मार्केट में, उससे हम लिक्विडिटी बूस्ट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो राइज होगा। रूरल क्रेडिट का मतलब होगा डिमांड बढ़ जाएगा। एंड आरबीआई का जो न्यूट्रल स्टांस है इस सब में, ये एक बहुत ही कैलिब्रेटेड कॉशन है। सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखे हुए ये स्टेप्स लिए गए हैं। So this is all the article about. So let's move to our next issue here. Water management in India needs a new course. पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि सर्वाइवल का बेस होता है। और 2025 में इस इशू पे इंटरनेशनल अटेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। वर्ल्ड वाटर डे 2025 का थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, जो यूएन के डेकेड ऑफ एक्शन ऑन क्राइसोस्फेरिक साइंस 2025 टू 2034 का ऑफिशियल बिगनिंग है। क्रायोस्फीयर का मतलब होता है रीजन जो स्नो या ग्लेशियर कवर्ड में है। इंडिया के लिए ये खास कंसर्न है क्योंकि हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा डाउनस्ट्रीम रिवर्स और वाटर अवेलेबिलिटी पे। अब अगर इंडिया के ग्राउंड रियलिटी की बात करें, तो जो 60.5% का जो एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर ऑलरेडी यूज हो चुका है, और स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तो 100% से भी ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स वी यूजिंग मोर देन व्हाट वी कैन इवन रिचार्ज। अब ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है हमारे लिए। अगर अभी भी इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हम फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी को कोलैप्स कर देंगे। अब आज की हमारी नीड क्या है, जैसे इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की, जिसमें इरिगेशन, ड्रिंकिंग, इंडस्ट्री और इकोलॉजिकल यूज के बीच एक बैलेंस्ड एलोकेट हो, और पॉलिसी लेवल पे क्लाइमेट एडेप्टिव और ग्लेशियर लिंक्ड वाटर प्लानिंग बनाना होगा हमें, वरना ना हिमालय सेफ रहेंगे ना हमारी एग्रीकल्चर की सेक्टर। अब अभी हमने यहाँ पे देखा कि क्रायोस्फीयर माने एक ग्लेशियर एंड आइस कवर्ड जोन होता है। हमारे इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है उसका 100% से भी ज्यादा यूज हो चुका है, ओवर एक्सप्लॉइट कर चुके हैं हम। अगर हम ऐसे कुछ इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट का प्रस्ताव रखते हैं तो
सस्टेनेबल वाटर गवर्नेंस मॉडल एक एनहांस करेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। और ये जो यूएन का डेकेड है 2025 से लेके 34 तक, इट वुड बी फोकस्ड ऑन द ग्लेशियर लिंक्ड वाटर रिस्क। अब ये अलाइन है हमारे भी क्राइसिस में, जहां इंडिया भी सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। So this article is all about how do we do that। पानी की समस्या ना भारत में इमोशनल इशू भी है और एक्सिस्ट वो बहुत टाइम से एग्जिस्ट करता है। और ये जो है, ये जो नंबर्स हैं बहुत ही कोल्ड हार्ड नंबर्स हैं, जहाँ पे ये दिख रहा है कि हम कितने सीरियस वाटर क्राइसिस के बीच में हैं अभी। पहला नंबर जो है ये 60.5% जो दिख रहा है, ये है कि इतना एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, मतलब रिचार्ज होने से पहले ही हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और कुछ स्टेट्स जो है पंजाब हरियाणा जैसे, यहाँ तो 100% से भी ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब ये ओवरड्राफ्ट जैसे है, जैसे सैलरी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं हम। सिर्फ एक ही डिफरेंस ये है कि नेचर कभी बेल आउट नहीं करता। और ड्रिंकिंग वाटर का क्या है, अब ड्रिंकिंग वाटर का जो है 85% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इंडिया में ग्राउंड वाटर से ही आता है, विच वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग। अब इसका मतलब अगर एक्विफायर्स खत्म हो गए तो नॉट जस्ट एग्रीकल्चर बट बेसिक सर्वाइवल भी हमारा डेंजर में आ सकता है। और इरिगेशन के लिए 60% ग्राउंड वाटर जो एग्रीकल्चर होता है डिपेंडेंट है बहुत। रूरल भारत के लिए बहुत ही बड़ी क्राइसिस बन सकता है इफ वी डू दिस। अब सोचिए फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस, जिसमें सेंटर स्टेट लोकल बॉडी सब अपना अपना वाटर मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी इंटीग्रेशन नहीं हो रही, तो ये पॉलिसी सिलोस हमारे वाटर क्राइसिस को और कंपाउंड करता रहेगा। अगर इफ यू वांट टू द टेकअवेज ऑफ दिस इज, जो ये जो टोटल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर है हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। हम लोग ये जो स्टेट्स पंजाब राजस्थान हरियाणा जैसे स्टेट्स है वो ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट कर चुके हैं वाटर यूसेज को। 85% जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारा ग्राउंड वाटर से आता है, एंड हमारे इरिगेशन जो है 60% डिपेंड ऑन इट। सो जो गवर्नेंस का गैप दिखेगा वो एक इनएफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है टू मैनेज द वाटर क्राइसिस। सो द आर्टिकल एक्सप्लेन्स अस कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म तैयार करना, जिससे सारे लेवल्स पे, सारे लेवल ऑफ गवर्नेंस में वो यूज हो। जब भी हम पानी की बात करते हैं तो ज्यादा फोकस होता है ग्राउंड वाटर पर और रिवर्स पे, लेकिन पानी का एक बहुत ही नेचुरल जर्नी है, जैसे ग्लेशियर से लेके समंदर तक। और इसी जर्नी को समझने का अप्रोच है सोर्स टू सी यानी S2S फ्रेमवर्क। अब ये सिस्टम बेस्ड जो है, और सोर्स टू सी मतलब ये एक जो फ्रेमवर्क है ये एक सिस्टम बेस्ड वाटर को एक फ्लो के फॉर्म में देखता है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउंटेन्स, रिवर्स, एस्चुरीज टू ओशंस। माउंटेन्स होते हैं प्रोवाइड ग्लेशियर एंड स्नो मेल्ट, रिवर्स कैरी फ्रेश वाटर डाउनस्ट्रीम, एस्चुरीज जो होते हैं आर वेयर रिवर्स मीट द सी, highly productive and transition zone, and oceans जो होते हैं represents the final destination where marine ecosystem thrive। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में हर सेगमेंट अलग अलग मिनिस्ट्री की एजेंसी हैंडल करती है और इसी में होती है डुप्लीकेशन, इनएफिशिएंसी और मिसमैनेजमेंट। सोर्स टू सी अप्रोच ये सिलोस तोड़ेगा और बेसन लेवल प्लानिंग के थ्रू अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्टेक होल्डर्स को इंटीग्रेट करेगा। एग्जाम्पल जैसे हिमालय से निकलने वाली गंगा के पॉल्यूशन को सिर्फ वाराणसी या कानपुर में क्लीन करने से कुछ नहीं होगा। अगर अपस्ट्रीम ग्लेशियर मेल्टिंग और सिचुएशन इश्यूज सॉल्व नहीं किए गए तो देयर इज अगेन द गैप। ये जो सोर्स टू सी फ्रेमवर्क है ना, उसका पावर क्या है, एक होलिस्टिक और कोऑपरेटिव मॉडल जिसमें एनवायरनमेंट, लाइवलीहुड और गवर्नेंस तीनों जुड़ जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे माउंटेन से लेके रिवर तक का जर्नी, फिर उसके बाद एस्चुरीज तक का जर्नी, फिर उसके बाद जो ओशन में मिलेगा उसका जर्नी। अब हमें अवॉइड करना चाहिए फ्रैगमेंटेड प्लानिंग को, और बहुत ही ज्यादा जरूर है वाटर सस्टेनेबिलिटी एंड डिजास्टर रेजिलियंस के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अप्रोच की। अभी हमने देखा कि इंडिया का पानी का क्राइसिस सिर्फ स्कार्सिटी नहीं है, गवर्नेंस का भी बहुत बड़ा इशू है। तो सोल्यूशन भी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, और ये बताता है कि अभी हम देखेंगे कि वाटर गवर्नेंस को हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। पहला पिलर होगा
इसमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन का। अब इंजीनियरिंग के डैम और कैनाल से आगे बढ़ना होगा। वेटलैंड्स, वाटरशेड, उनका रिजुवनेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सस्टेनेबल ऑप्शंस को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। सोचिए एक चेक डैम कभी कभी एक करोड़ लीटर पानी को रोक सकता है विद इन मिनिमल इन्वेस्टमेंट। दूसरा फोकस रहेगा हमारा पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस में। ये हमेशा यूजफुल होता है। लोकल कम्युनिटीज जो होते हैं और ट्रेडिशनल वाटर नॉलेज को पॉलिसी में बहुत ही इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे राजस्थान के जो हार्ट्स या महाराष्ट्र का जो पानी पंचायत मॉडल है, इनका इम्पैक्ट प्रूफ है कि ग्रास रूट पार्टिसिपेशन कितना महत्वपूर्ण होता है। तीसरा एंगल है यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन। अब रिवर्स जैसे ब्रह्मपुत्र और इंडस जो है शेयर्ड रिसोर्सेज है हमारे लिए, इसीलिए वाटर डिप्लोमेसी और रीजनल अग्रीमेंट्स बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। और अंत में जो है जरूरत है एक यूनिफाइड नेशनल वाटर सिक्योरिटी पॉलिसी की, जहां सेंटर और स्टेट और लोकल स्टेक होल्डर्स एक कोऑर्डिनेटेड प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। डेटा रिसर्च और जो S2S फ्रेमवर्क जो हमने देखा पहले, उनके फ्रेमवर्क के थ्रू हम ये अचीव कर सकते हैं। नेचर बेस्ड सोल्यूशन ना हमेशा फायदे बहुत ही इंपॉर्टेंट, या यू कैन से इट प्रूव्स टू बी वेरी सक्सेसफुल देन द कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। लोकल विजडम एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन से हम इसको और एनहांस कर पाएंगे। और जो नेशनल वाटर सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें हम लोग, उससे क्या होता है, एक वाटर चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी एंड द न्यू पैराडाइम ऑफ रिफॉर्म कैन बी सेट। आप हमेशा याद रखिए यूपीएससी के लिए गवर्नेंस एनवायरनमेंट का बहुत ही परफेक्ट इंटरसेक्शन होता है। आप एग्जाम मतलब आप जब भी एग्जाम में प्रिपरेशन करेंगे तो ऐसे आर्टिकल्स को एग्जाम्पल्स के साथ आप एक्सप्लेन करें कभी भी, that will enhance your answer. So moving on to our next topic. खाना सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं है, हेल्थ, इकोनॉमी और पब्लिक ट्रस्ट का भी फाउंडेशन होता है। अब जो ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है 2025 का, उसका थीम है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। ये थीम परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के फूड सेफ्टी जर्नी को, जो 1954 में शुरू हुई थी, आज तक के साइंस मॉडल तक का इवॉल्व हुई है। 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट लॉन्च किया था। इस जमाने में अप्रोच बहुत बाइनरी था, या तो फूड अडल्ट्रेटेड है या नहीं। साइंटिफिक टेस्टिंग और लॉन्ग टर्म रिस्क असेसमेंट को कोई फोकस नहीं था इसमें। 2006 में भी आप देखोगे तो जो फसाई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इस एक्ट ने फोकस शिफ्ट किया रिस्क बेस्ड और साइंस ड्रिवन रेगुलेशन पर, जहां फूड टेस्टिंग, परमिसिबल लिमिट्स और पब्लिक सेफ्टी सब इंक्लूडेड था। पोस्ट 2010 एरा के बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स, MRLs, ADIs जैसे एक्सेप्टेबल डेली इंडेक्स और एडिटिव्स कंटामिनेंट्स की रेगुलेशन की। अब इससे इंडिया का फूड रेगुलेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के क्लोज आ गया है, लेकिन हमेशा की तरह we have to identify the gaps. For example, toxicological research, interagency communication और rural food testing infrastructure में अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इंडिया का अगला स्टेप क्या होना चाहिए? मोर रियल टाइम सर्वेलेंस, डिसेंट्रलाइज्ड लैब्स और AI ड्रिवन फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग। अब ये सिर्फ हेल्थ नहीं, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और कंज्यूमर ट्रस्ट के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अब हमने देखा कि ये जो माइलस्टोन्स थे 1954, 2006, 2010 के बाद, फिर भी हम कुछ गैप्स लैक करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा में। So this article is all about how do we do this. क्या आपको पता है कि हम जो खाना खाते हैं उनकी सेफ्टी के पीछे भी एक पूरी हिस्ट्री होती है। ये हम अभी जाते हैं एक फूड सेफ्टी की इवोल्यूशन की जर्नी पर, 1954 से लेकर मॉडर्न रिस्क बेस्ड रेगुलेशन तक। 1954 का जो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट था, इसका अप्रोच बहुत ही सिंपल था। अडल्ट्रेटेड है या नहीं, सिर्फ ये चेक होता था। फोकस होता था बैंड सब्सटेंसेस पर, लेकिन कोई कंसिडरेशन नहीं था लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स का। एनफोर्समेंट भी बहुत रिएक्टिव थी, जैसे इंस्पेक्शन के बाद एक्शन लेना,
प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं था इसके एक्ट का। 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अब इससे क्या करते हैं, एक बहुत ही एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी बना दिया इसको। सिस्टम अब शिफ्ट हुआ है फ्रॉम बाइनरी टू रिस्क बेस्ड रेगुलेशन में। इंडिया की पॉलिसीज अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के को अलाइन हो चुकी है और साइंटिफिक असेसमेंट फ्रेमवर्क को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इफ वी टॉक अबाउट 2010 के डेवलपमेंट के बाद एक फूड सेफ्टी को बहुत ही रिफाइन तरीके से इवॉल्व हुआ। एमआरएस जो है, मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स जो है फिक्स होने लगे फॉर पेस्टिसाइड्स एंड ड्रग्स। एडीआई जो है, एक्सेप्टेबल डेली इंडेक्स, वो डिफाइन होने लगा और एडिटिव्स, कंटामिनेंट्स और इवन एंटीबायोटिक्स की मॉनिटरिंग शुरू की गई। अब इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिशन का मतलब है कि इंडिया सिर्फ अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट नहीं करता बल्कि फूड के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स को असेस करता है, स्पेशली जो लो डोज क्रोनिक एक्सपोजर के लिए होते हैं। लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा कि टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च का लैक होना या स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज हो या फिर रूरल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है अभी भी इसके जैसे। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इवन बेटर वे कि हमने देखा कि ये जो इवोल्यूशन हुआ फूड सेफ्टी के रेगुलेशंस का, ये काफी नहीं है। अभी जो हमें ऑनगोइंग चैलेंजेस हैं कम्युनिकेशन के, लैब रीच के या टॉक्सिकोलॉजी के, उनको मीटअप करना होगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द challenges better to deal them। ये जो फूड सेफ्टी के मॉडर्न फ्रेमवर्क में ना सिर्फ टेस्टिंग और बैनिंग नहीं होता, एक साइंटिफिक मल्टी लेयर्ड अप्रोच होती है। सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस 4 क्रिटिकल पिलर्स एंड चैलेंजेस वन बाय वन। अभी जो होता है, फर्स्ट होता है रिस्क बेस्ड फूड सेफ्टी रेगुलेशन का। ट्रेडिशनल अप्रोच अडल्ट्रेशन डिटेक्ट करती है, लेकिन मॉडर्न फूड सेफ्टी सिस्टम जो होता है क्यूमुलेटिव रिस्क को भी असेस करता है। यानी कि अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस छोटी क्वांटिटी में डेली कंज्यूम हो रहा है तो उसका लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट भी कंसिडर किया जाता है। या ये मॉडल जो होता है एडवांस लैब टेस्टिंग, बायो मॉनिटरिंग और प्रेडिक्टिव टॉक्सिकोलॉजी पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेड कंटामिनेशन इन स्पाइसेस जो हुआ था, डेली स्मॉल इंटेक भी बहुत ही डेंजरस हो सकता है इवन व्हेन नॉट बैंड आउटराइट। If we talk about the second one, that is maximum residue limits, ये एक legal limit होता है of pesticides residues allowed in the food। इंडिया ने ग्लोबल कोडेक्स स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए हैं, लेकिन चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट का, स्पेशली जो डाइवर्स फार्म प्रैक्टिसेस होते हैं ना थ्रू आउट द एग्रीकल्चर सेक्टर, उससे। अब किसान जो होता है अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं और मॉनिटरिंग सिस्टम हर फील्ड तक नहीं पहुंचेगा, तो इस वजह से होता है अर्बन और एक्सपोर्ट फोकस्ड फार्म्स में कंप्लायंस ज्यादा होते हैं, लेकिन रूरल मार्केट के जो लैब्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन है। इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड पिलर, टोटल डाइट स्टडीज का क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में काफी नया है। टीडीएस का मतलब है रियल वर्ल्ड डाइट पैटर्न्स को एनालाइज करके ये समझना कि लोग क्या और कितना रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। इसके जरिए पता लगता है कि किस फूड आइटम के थ्रू कौन सा कंटामिनेंट कितनी क्वांटिटी में जा रहा है बॉडी में। इंडिया में अभी ये सिस्टम फुली डेवलप नहीं है और बिना टीडीएस के हम एक्सपोजर का एक रियल पिक्चर भी नहीं समझ पाते। रिस्क कम्युनिकेशन जो है हमारा फोर्थ पिलर, इसको साइंस जितना भी एक्यूरेट हो, अगर पब्लिक तक सही से कम्युनिकेट नहीं होगा तो मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा। एक क्लासिक केस है मोनोसोडियम ग्लूटामेट का कंट्रोवर्सी जो हुई थी। साइंस स्टडीज ने उसे सेफ बताया था, लेकिन पुअर मैसेजिंग ने पैनिक स्प्रेड कर दिया। अब इफेक्टिव रिस्क जो है कम्युनिकेशन का होता है कि सिंपल लैंग्वेज, पब्लिक कैंपेन्स और कंसिस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा हम ये अचीव कर पाएंगे। नहीं तो साइंस और सोसाइटी के बीच में एक बहुत ही ट्रस्ट गैप हो जाएगा, तो देन वी विल बी बैक टू द प्रॉब्लम अगेन। तो ये जो सारे चैलेंजेस देखे, अगर हम ये टूल्स को अच्छी तरीके से डील करेंगे आफ्टर आइडेंटिफाई द गैप, इट वुड हेल्प अस एनहांस या फिर वो जो एक गैप है उसको हम ब्रिज कर पाएंगे। फूड सेफ्टी जो होता है सिर्फ लॉ बनाना नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिकेशन है और साइंटिफिक ग्राउंडिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अब इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि फूड सेफ्टी फ्रेमवर्क के 4 मेजर गैप्स जो है सिस्टमेटिक वीकनेस कैसे क्रिएट करते हैं।
फर्स्ट वन जो है वो है लिमिटेड इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज। सबसे पहला इशू है इंडिया में अपनी टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च बहुत लिमिटेड है। अक्सर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंपोर्टेड डेटा पे बेस्ड होते हैं जो इंडियन एनवायरनमेंट, डाइट पैटर्न्स या कुकिंग मेथड्स को रिफ्लेक्ट ही नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए वेस्ट में रॉ सैलड ज्यादा खाते हैं जबकि इंडिया में सब्जियां बॉईल या फ्राई की जाती है। ये डिफरेंस रेसिड्यू रिटेंशन पे इम्पैक्ट करता है। सोल्यूशन क्या है? India specific total diet studies and region based exposure analysis का infrastructure build करना। सेकेंड होता है poor risk communication। अब ये जो गैप है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के बारे में बात करता है। साइंटिफिक फाइंडिंग्स जब हम जनता तक पहुंचाएंगे नहीं, कंफ्यूज कर देंगे तो पब्लिक पैनिक हो जाएगी, डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला, ये जो एमएसजी कंट्रोवर्सी इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है। ग्लोबल स्टडीज ने उसे सेफ बताया लेकिन इंडिया में कंफ्यूजन के कारण कंज्यूमर से रिजेक्ट देखने को मिला। हमें चाहिए बहुत ही क्लियर, ट्रांसपेरेंट और कल्चरली रेसोनेंट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। आउटडेटेड लेगेसी लेबल्स। तीसरा इशू है ये ओल्ड सेफ्टी लेबल्स जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। एमएसजी जैसे सब्सटेंसेस के वार्निंग्स अभी भी पैकेजिंग पे है जबकि ग्लोबल साइंटिफिक कंसेंसस उसे सेफ डिक्लेयर कर चुका है। अब इससे होता क्या है, इसे हमेशा की तरह पब्लिक का ट्रस्ट रेगुलेटरी सिस्टम से उठ जाएगा, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को और कंफ्यूजन होगी इंडियन कंप्लायंस के रूल्स को लेके। अब सोल्यूशन क्या है इसका? लेबल सिस्टम का टाइम बाउंड रिव्यू मैकेनिज्म करना, उनको फिर से नए तरीके से बनाने का। अगर हम चौथे की बात करें तो रेगुलेटरी इनकंसिस्टेंसी। ये गैप है साइंस और एनफोर्समेंट के बीच एक डिस्कनेक्ट की। साइंटिफिक गाइडलाइंस होती है लेकिन इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे इनकंसिस्टेंट होता है। एग्जाम्पल, कंटामिनेशन के केस डिटेक्ट तो होते हैं लेकिन फाइन या पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन नहीं होता। अब इसका रिजल्ट होगा पब्लिक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी और हमें जो ट्रस्ट गैप है वो तो और वाइडन होता जाएगा। So these were few challenges and the gaps which we identified. फूड सेफ्टी ना एक हेल्थ कंसर्न से भी ज्यादा है। कंज्यूमर ट्रस्ट, फूड एक्सपोर्ट्स और पब्लिक कॉन्फिडेंस का भी फाउंडेशन होता है। अभी हम ट्राई करते हैं एक ऐसे फ्रेमवर्क जो साइंस ड्रिवन, ट्रस्ट बेस्ड और इंडिया स्पेसिफिक हो, व्हिच कैन ब्रिज दिस गैप। इंडिया स्पेसिफिक रिसर्च की जरूरत है। सबसे पहला फोकस होना चाहिए इंडियन एनवायरनमेंट, डाइट और कुकिंग हैबिट्स के हिसाब से रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। आज भी हम अपनी फूड सेफ्टी गाइडलाइंस में लार्जली इंपोर्टेड डेटा का सहारा लेते हैं जो हमारे रियलिटी को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता। इस गैप को ब्रिज करने के लिए जरूरत है टॉक्सिकोलॉजिकल लैब्स का एक्सपांशन, टोटल डाइट स्टडीज जो होते हैं टीडीएस का नेशन वाइड रोल आउट, तो ताकि हम अपने खाने के असली एक्सपोजर रिस्क को समझ पाए। इफ यू टॉक अबाउट द रिस्क लिटरेसी डेवलपमेंट, तो साइंस तभी मीनिंगफुल होता है जो वो समझी जाए। इसीलिए रिस्क लिटरेसी का डेवलपमेंट पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंक्लूड करेगा स्कूल और कॉलेज करिकुलम में फूड सेफ्टी को ऐड करना, जैसे एफएसएसआई जो है लेड कैंपेन्स जैसे ईट राइट इंडिया को और स्ट्रेंथन बनाना। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन से ट्रस्ट बिल्ड होता है और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है। वी टॉक अबाउट लेबल सिंप्लीफिकेशन, हमने देखा कि अक्सर फूड पैकेट्स पर जो वार्निंग होती है, इस जो साइंटिफिक डेटा होता है वो आउटडेटेड होता है, तो उसके चलते हम उसको नया रिवाइज कर सकते हैं आफ्टर एवरी टाइम, आफ्टर एवरी कपल ऑफ इयर्स या जब भी जरूरत हो। और सिंपल और क्लियर विजुअल सिंबल्स यूज करेंगे तो कंज्यूमर्स को भी डर नहीं रहेगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन की बात करेंगे तो हमारे फूड सेफ्टी लॉज अभी भी एक आउटडेटेड और फ्रैगमेंटेड है। ग्लोबल फूड सिस्टम जो होता है फास्ट इवॉल्व हो रहा है और इंडिया को अपनी रेगुलेशन को भी बहुत ही साइंस ड्रिवन ग्लोबल नॉर्म्स के साथ मैच करना पड़ेगा। इंडिया स्पेसिफिक डाइटरी और कल्चरल कंसर्न्स को भी हम प्रिजर्व करते हुए एक यूनिफाइड नेशनल लॉ करेंगे तो उससे मॉडर्नाइजेशन और लोकलाइजेशन दोनों को एक बैलेंस मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समंदर का एक साइन होता है जो बहुत छुपा होता है, दैट इज द थ्रेट। मई 25 को जो शिप हुई थी, दैट एक्सीडेंट हैपेंड, वो
डूबना सिर्फ एक मैरीटाइम डिजास्टर नहीं था, बल्कि एनवायरनमेंट और कोस्टल कम्युनिटीज के लिए एक बहुत ही बड़ी वार्निंग थी। मैरीटाइम डिजास्टर जो है केरला के आलपी कोस्ट के पास जो शिप संक हुई थी, एमसीसी एंड्रोमेडा कंटेनर, तो थैंकफुली सभी 24 क्रू मेंबर्स रेस्क्यू हो गए थे। अब कंसर्न यहाँ पे आपको पता ही होगा कि हजार्डस केमिकल जैसे कैल्शियम कार्बाइड ले जा रहा था वो कंटेनर, तो समुद्र में डूब गया या शोर पे आ गया है। अभी तक वो रिसर्च चल ही रहा है। मैरीटाइम सेफ्टी लॉ के बावजूद हजार्डस कार्गो जो है उनका मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ही वीक है, और ये एक रेगुलेटरी लैप्स का उनको एक्सपोज करता है। एनवायरमेंटल थ्रेट की बात करें तो ये इंसिडेंट सिर्फ एक शिपव्रेक नहीं है, ये कोस्टल इकोलॉजी पे डायरेक्ट थ्रेट है। संकन कंटेनर्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस लीक करते हैं जो मरीन लाइफ जैसे फिशरीज, कोरल रीफ्स और एस्चुरिन को, उनके स्पीशीज को वो एक बहुत ही डेडली सैविट डेडली हो जाएगा उनके लिए। लोकल फिशिंग कम्युनिटीज ने रिपोर्ट किया है कि डेड फिश फ्लोट हो रहे हैं, ऑयल स्लिक्स अक्रॉस द वाटर फाउंड आउट किया गया है, और मरीन डेब्रीज जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स को चोक करा है। इमेजिन द अमाउंट ऑफ थ्रेट द एनवायरनमेंट इज हैविंग। कम्युनिटी इम्पैक्ट अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है कोस्टल कम्युनिटीज को, स्पेशली फिशर फोक्स। कंटामिनेशन के डर से मार्केट में सी फूड रिजेक्ट हो जाती है, तो इनका प्राइमरी इनकम सोर्स है। लोगों में हेल्थ कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं, हेवी मेटल्स और केमिकल लीचिंग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को लेकर, जाहिर सी बात है। तो ये डिजास्टर एक रिमाइंडर है कोस्टल माइनिंग, इंडस्ट्रियल शिपिंग और अनरेगुलेटेड कार्गो हैंडलिंग का प्राइस सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बल्कि आम लोग भी चुकाते हैं। So this article is how the आम लोग has been affected by such incidents in history और आगे भी। समंदर के किनारे रहना एक ब्लेसिंग हो सकता है, पीसफुल एक्सेट्रा, लेकिन जब कोस्टल गवर्नेंस कमजोर हो तो वही ब्लेसिंग डिजास्टर में बदल जाएगी। केरला के कोस्टल लाइन की जो वल्नरेबिलिटी है नेचुरल भी है और कुछ कुछ हद तक मैन मेड भी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। अब जब बात करेंगे फ्रीक्वेंट मरीन इंसिडेंट्स की, केरला ने पहले भी काफी मरीन डिजास्टर्स फेस किए हैं। 2004 का जो सुनामी था पूरा कोस्टल बेल्ट डिवास्टेट कर दिया था। इलीगल सैंड माइनिंग की बात करें तो उसका शोर लाइन को अनस्टेबल बना दिया, और अभी भी कई जगह पे अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज डायरेक्टली समंदर में होते हैं। अब इससे क्या होता है कि ये सब मिलकर केरला के कोस्टल जोन को हाईली फ्रेजाइल और इरोशन प्रोन बना रहे हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स ऑन कोस्टल डिग्रेडेशन इसरो द्वारा जो है बनाया गया इंडियन कोस्ट लाइन वल्नरेबिलिटी अटलास क्लियरली शो करता है कि केरला का कोस्टल बेल्ट हाई रिस्क जोन में आता है। साथ ही जो है सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट्स भी वही वार्निंग देती है कि कोस्टल इरोशन बढ़ ही जा रहा है, मरीन पोल्यूशन के लेवल्स बहुत ही राइजिंग ट्रेंड में है, और बायोडाइवर्सिटी स्पेशली कोरल रीफ्स और फिश स्टॉक्स ऑलरेडी स्ट्रेस कंडीशन में है। और जब ये शिप सिंक होना जैसे इंसिडेंट हो जाते हैं, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड इकोसिस्टम को और कोलैप्स के एज पे पहुंचा जाते हैं। कोस्टल वल्नरेबिलिटीज को इग्नोर करना सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं है, उनका ह्यूमन लाइवलीहुड को भी रिस्क में डाल देगा। So we need to understand the intensity, the effect that the people over there are going to have. Human pressure कितना होगा वहां पे। Oceans जो होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी का एपिसेंटर होता है, लेकिन जैसे जैसे शिपिंग, माइनिंग और वेस्ट डंपिंग बढ़ता जाएगा, मरीन पोल्यूशन एक ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस बन चुका है इसके चलते। अब हम देखेंगे कि की कंट्रीब्यूटर्स एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या होते हैं। Hazardous marine cargo. Ships often carry chemicals like calcium carbide, plastics, fertilizers and pesticides. जब ये सब्सटेंसेस सी वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो कुछ एक्सप्लोड भी कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बाइड हो। अब कुछ लीच करके लॉन्ग टर्म टॉक्सिन्स बन जाएंगे। अब इससे होता है एक्वाटिक लाइफ पे डायरेक्ट असर। एग्जाम्पल जो है अभी जो डिजास्टर हुआ था वो रियल थ्रेट को हाईलाइट करता है। कोस्टल इरोशन की बात करेंगे, माइनिंग की बात करेंगे तो अनरेगुलेटेड सैंड माइनिंग और मिनरल ड्रेजिंग से कोस्टल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, इरोशन को एक्सेलरेट करेगा वो, और फिश ब्रीडिंग जोन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये नॉट ओनली बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा बल्कि कोस्टल कम्युनिटीज के लाइवलीहुड्स पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है।
मैरीटाइम रेगुलेशंस की बात करेंगे तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पर दो मेजर फ्रेमवर्क हैं। एक है होता है UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, एंड होता है मरीन पोल्यूशन कन्वेंशन मार्पोल। इनका काम है मैरीटाइम सेफ्टी इंश्योर करना, पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स डिफाइन करना एंड शिपिंग नेशंस को प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए लीगली बाइंडिंग बनाना। अगर डिजास्टर रिस्क प्रिपेयर्डनेस की बात करेंगे तो जब मरीन एक्सीडेंट्स होते हैं तो रिस्पांस जो होता है फास्ट और कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। इंडिया में इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड, NDMA, ऐसे IMD जैसे उनके रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन केमिकल ऑयल स्पिल्स का रैपिड कंटेनमेंट अफेक्टेड एरियाज को बहुत ही और ज्यादा इफेक्ट करेगा। फिशरमैन और कोस्टल सेटलमेंट्स को होते हैं उनको भी अलर्ट करना जरूरी है। तो ये सारे प्रिपेयर्डनेस हमें और थोड़ा ज्यादा उनको इंटीग्रेटेड वे में हैंडल करना पड़ेगा। ये जो MCC एंड्रोमेडा जैसे शिपरेक्स होते हैं ना, वो हेडलाइंस बन जाते हैं, लेकिन जो असली स्ट्रगल है वो कोस्ट के लोगों की होती है और वो कभी न्यूज में पूरी तरह से नहीं दिखती। फिशरमैन कम्युनिटीज के कंसर्न्स एक बहुत ही शिप डूबने तक सीमित नहीं होते, ये एक बहुत ही सिस्टमिक इशू है उनके लिए। और जैसे हम बात करते हैं इनडिस्क्रिमिनेट ड्रजिंग एंड माइनिंग की, कोस्टल एरियाज में जो बिना रेगुलेशन के सैंड माइनिंग और ड्रजिंग होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिश ब्रीडिंग ग्राउंड्स पे होता है। मरीन हैबिटेट्स के खत्म होने मतलब उनको भी वो रिजल्ट, अब रिजल्ट ये है कि फिश शील्ड गिर जाता है और ट्रेडिशनल लाइवलीहुड जो है जनरेशन से चले आ रहे हैं वो अनसस्टेनेबल बन जाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट केमिकल डंपिंग फ्रॉम इंडस्ट्री, दूसरा कंसर्न है हमारा ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है। अब हर वीक कोस्टल वाटर्स में अनट्रीटेड केमिकल्स रिलीज होंगे तो ये एक बहुत ही क्रोनिक पोल्यूशन क्रिएट करेगा। और सिर्फ फिश का कंटामिनेशन मार्केट में रिजेक्शन और पब्लिक हेल्थ रिस्क दोनों को क्रिएट करता है। अब ये सब एक डिजास्टर जैसे MCC एंड्रोमेडा से भी ज्यादा डेंजरस है ना, क्योंकि ये स्लो और साइलेंट होता है। इफ यू टॉक अबाउट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फिशरमैन कंप्लेन करते हैं कि कार्गो मूवमेंट्स और हजार्डस गुड्स को कोई टाइमली पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अब इसका मतलब है कि कम्युनिटीज प्रिपेयर नहीं कर सकती, कोस्टल इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं ऑन टाइम, एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी कोस्टल रेजिलियंस को एक बहुत ही कोर पार्ट होना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, फिशर फोक डिमांड कर रहे हैं रियल टाइम वाटर टेस्टिंग को, टाइट रिकग्निशन ऑफ एनवायरमेंटल इंजस्टिस को भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब पानी खराब होता है सबसे पहले जिनका लाइवलीहुड खराब होता है वो फिशर कम्युनिटीज होती है, नॉट द कॉर्पोरेशंस। सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट हाउ वीट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द लाइवलीहुड्स ऑफ द पीपल। जब हम किसी मैरीटाइम डिजास्टर जैसे ये जो शिपरेक के बारे में बात करते हैं तो पहला इम्पैक्ट हमें समुद्र के पोल्यूशन में दिख जाता है, लेकिन इसका इकोनॉमिक आफ्टर शॉक जो है वो मंथ्स और कभी-कभी सालों तक कोस्टल कम्युनिटीज को झेलना पड़ता है। अगर हम ये एनालिसिस को देखेंगे यहाँ पे तो इस ग्राफ से आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि जो फिशिंग रेवेन्यू है उसे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फिशिंग रेवेन्यू पे ही पड़ता है। 450 करोड़ तक का डिक्लाइन रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर्स अब कंटामिनेटेड सी फूड से दूर भाग रहे हैं। लोकल फिशरमैन के लिए ये सिर्फ रेवेन्यू लॉस नहीं है, रोजगार और पारिवारिक जो स्टेबिलिटी है उसका एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। सेकेंड इम्पैक्ट हुआ टूरिज्म पे। टूरिज्म सेक्टर पे ये बीचेस क्लोज कर दिए गए क्लीन अप के लिए, और जो विजिटर्स आते थे उनमें भी सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से ड्रॉप हो गया। केरला जैसे स्टेट के लिए टूरिज्म एक लाइवलीहुड की तरह होता है और स्टेट GDP दोनों का एक बैकबोन है। कोस्टल एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि सलाइन वाटर इंट्रूशन और टॉक्सिक रेसिड्यू ने सॉइल प्रोडक्टिविटी को कम कर दिया। ये जो MCC एंड्रोमेडा जैसे डिजास्टर्स के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम प्रिपेयर्ड थे। इंडिया के कोस्टल स्टेट्स और मैरीटाइम रूट्स पे इतना हैवी ट्रैफिक होता है, लेकिन रिस्पांस सिस्टम ऑफन फ्रैगमेंटेड या डिलेड ही होता है। तो अगर हम बात करें, देखते हैं कि हम अपना मरीन डिजास्टर रिस्पांस फ्रेमवर्क जो होता है उनको हम स्ट्रेंथन कैसे करें। तो डेडिकेटेड मैरीटाइम पोल्यूशन रिस्पांस फोर्स को, अगर इंडिया को जरूरत है एक स्पेशलाइज्ड फुल टाइम मैरीटाइम पोल्यूशन रिस्पांस यूनिट की, जो सिर्फ ऑयल स्पिल्स या केमिकल लीक से डील नहीं करेंगे, जिसके पास हो एक मॉडर्न इक्विपमेंट, अंडर वाटर रोबोट्स और अब्सॉर्बेंट्स या ऑयल बूम्स के जैसे चलते।
कोस्ट गार्ड के अंडर ये यूनिट ट्रेनिंग प्लस ड्रिल रेगुलेटरी कंडक्ट करे और कोस्टल स्टेट्स के साथ इंटीग्रेट हो। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क है। एनहांस्ड कार्गो ट्रैकिंग एंड रेगुलेशन, अब ये सबसे ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर जैसे होगा। हजार्डस कार्गो के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम मैंडेटरी बनाई जाए और कोस्टल एसओपीज बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स किए जाए। केमिकल या एक्सप्लोसिव मटेरियल्स का प्री डिक्लेयर्ड मैनिफेस्ट होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में उनका नेचर समझा जा सके। कम्युनिटी इंक्लूजन इन डिजास्टर रिस्पांस की बात करेंगे तो लोकल फिशरमैन और विलेजेस के पास सेंचुरीज ओल्ड ओशन नॉलेज होती है। उनको अगर हम वार्निंग सिस्टम्स के ट्रेनिंग में इंक्लूड करेंगे तो उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। डिजास्टर ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए उनको। जब लोकल कम्युनिटीज इंक्लूड होती है ना तो रिस्पांस टाइम होता है वो कम होता है और ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा उससे। क्लाइमेट रेजिलिएंट की बात करें, कोस्टल प्लानिंग की बात करेंगे तो आज कोस्टल प्लानिंग सिर्फ साइक्लोन्स और फ्लड्स के लिए नहीं हो सकती, लेकिन अब इंडस्ट्रियल एंड केमिकल स्पिल्स को भी एक प्लानिंग मैट्रिक्स में लेके आना होगा। शोरलाइन मैनेजमेंट प्लान्स, पोल्यूशन वल्नरेबिलिटी जोन्स मार्क करने चाहिए, पोर्ट्स के आसपास बफर जोन्स और अर्ली वार्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो these are the few solutions which we saw in this article today. आज जो है हमने 3 मेजर सेक्टर्स देखे, मॉनेटरी पॉलिसी देखा, वाटर मैनेजमेंट के बारे में देखा और कोस्टल डिजास्टर्स के बारे में बात की। उनका एक बहुत ही डीप एनालिसिस किया। तो समझना जरूरी है कि इंडिया के चैलेंजेस जो है कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ इंटीग्रेटेड पॉलिसी रिकमेंडेशन जो इंडिया को फ्यूचर रेडी बनाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो आरबीआई के रेपो रेट के कट्स का एक्चुअल बेनिफिट ग्राउंड तक पहुंच रहा है, मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। रेगुलर इकोनॉमीज अलग होती हैं और तो रीजन स्पेसिफिक मॉनेटरी टूल्स जो होती हैं रीजनल इकोनॉमी डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इंश्योर करता है लिक्विडिटी का टारगेटेड ट्रांसमिशन हो ग्राउंड लेवल तक। वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम सोर्स टू सी जैसे पायलट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्पेशली इन वल्नरेबल वाटरशेड्स लाइक गंगा एंड कावेरी बेसिन। बिल्ड अ यूनिफाइड वाटर गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जहां पे सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज का कोऑर्डिनेशन हो। राइट नाउ वाटर इज रेगुलेटेड बाय ओवर 8 मिनिस्ट्रीज एंड इस फ्रैगमेंटेशन को एंड करना होगा। फूड सेफ्टी के बारे में पढ़ा कि इंडिया को इंडियन स्पेसिफिक टोटल डाइट स्टडीज करनी चाहिए ताकि हम रियल कंजम्पशन प्लस कंटामिनेशन का रिस्क समझ पाए। साथ ही फूड लेबल्स और बैंस को साइंटिफिक कंसेंसस से अलाइन करना होगा। आउटडेटेड वार्निंग जैसे एमएसजीज की कंफ्यूजन को दूर करना होगा। ये पब्लिक हेल्थ के साथ इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। अगर बात करेंगे मेरीटाइम सेफ्टी की देखा तो हजार्डस कार्गो एसओपीज होते हैं, उनको रिवाइव करना बहुत जरूरी है और रियल टाइम ट्रैकिंग और कोस्टल कंप्लायंस को एनफोर्स करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक डेडिकेटेड मैरीटाइम पॉल्यूशन रिस्पांस फोर्स एस्टैब्लिश करने की, जहां पे ट्रेन टीम्स रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी के साथ हो। We saw how this all issues are integrated with each other, कैसे हम गैप्स को ब्रिज कर सकते हैं and we can find the challenges. इंडिया के इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स तभी सक्सेसफुल होंगे जब एक साइंस बेस्ड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को प्रायोरिटी मिलेगी। लेट्स एम फॉर रेजिलियंस, इंक्लूसिविटी, नॉट जस्ट पॉलिसी कंप्लायंस। हर समस्या सिर्फ एक रिपोर्ट के नहीं होती, वो गवर्नेंस का टेस्ट होती है। Be it monetary shifts, water stress or marine pollution. A well-prepared aspirant connects the dots and predicts reforms. तो रिवाइज करो, रिलेट करो और रिपीट करो until current affairs becomes your second nature. मैं हूँ सुप्रिया और ये था वेरेंडा आईएएस का करंट अफेयर्स कैप्सूल। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए till we meet till tomorrow. See you. Veranda IAS, where your dream becomes reality.